नमस्कार। मैं अजय सिंह खर्ब, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। उषा, पुरुषोत्तम, गीत, सुहानी, क्या हाल है बेटा आप सभी के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और बहुत बढ़िया से आने वाली है नर्सरी टीचर पेपर की आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। श्वेता पाल, आइए बेटा करते हैं क्लास की शुरुआत। और आज के क्लास में आप लोगों के लिए जो मैं प्रश्न लेकर के आया हूं वो सब प्रश्न 21 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट 2 से आपके लिए हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखें। इसमें आपसे क्या कुछ पूछा गया है। बात होती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित किया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल और शिक्षा की गुणवत्ता का सार्वभौमिक प्रावधान हासिल किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। इस लक्ष्य को पाने के लिए समय सीमा क्या है? राइट आंसर इसका हमारा बनेगा कि 2030 तक का समय यहां निर्धारित कर लिया गया है। लेकिन क्या 2035 तक का भी कोई लक्ष्य रखा गया है? बिल्कुल रखा गया है। देखिए, जब बात होती है प्री स्कूल की और स्कूल लेवल की, तो उसके लिए लक्ष्य 2030 तक का रखा गया है। 2035 तक के लक्ष्य की बात हुई है हायर प्लस वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के, हायर प्लस वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के। क्लियर यहां तक की बातें? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को लेकर के आपके पेपर में पक्का ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2020 में जो हमारी शिक्षा नीति आई है उसमें ईसीसीई पर बहुत फोकस किया गया और इसी के बाद में ही हमारा एनसीएफ एफएस 2022 आया है। आप ये देख लो कि ईसीसीई की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा दी गई है एनईपी 20 में कि फाउंडेशन स्टेज को लेकर के अलग से ही एनसीएफ बना दिया गया। तो इसकी इंपॉर्टेंस कम ना जानिए। एनईपी 20 को अच्छे से पढ़ के जाना एकदम डिटेल में, और जो फाउंडेशन स्टेज को लेकर के एनसीएफ दे रखा है इसको भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। दोनों डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है। टेलीग्राम पे मैंने अवेलेबल करवाए हुए हैं। पेपर में आपको प्रश्न दिया गया, द नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जब वैकेंसी आई थी तो उसके कुछ दिनों के बाद यूट्यूब पर जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था ईसीसीई से संबंधित, तो वहीं पर मैंने ये पॉलिसी आपको करवाई थी। याद होगा अगर आप लोग लगातार यहाँ पर कनेक्टेड रहे हैं तो। प्रियंका, प्रिया, श्वेता, प्रीति, अंजलि, गीत, याद है बेटा? मोना, सुमेता। चलिए एक बार फिर से जान लीजिए, जो हमारी नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013 आई, उसमें होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बातें हमसे की गई और उसे दो भागों में बांट करके बात हुई। एक तो अर्ली चाइल्डहुड में केयर किस तरह से होगी और इन बच्चों को एजुकेशन हम किस तरह से देने का काम कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। पेपर में प्रश्न दिया गया, भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए पहली राष्ट्रीय नीति को कब अंगीकार किया? और यह भी याद रखो, पहली राष्ट्रीय नीति है बच्चों के कल्याण को लेकर के, वेलबींग को लेकर के, और यह किया गया था 1974 1974 में। ठीक है, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974। ऑप्टिमल डेवलपमेंट की बात है, डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड को लेकर बातें हुई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड अब्यूज को लेकर बातें हुई, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग को लेकर के बातें हुई हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, ईसीसीई कवर्स द स्टेज ऑफ डैश। बताएं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो हमारा सेक्शन है उसके तहत आपको बताना है प्री प्राइमरी एजुकेशन,
प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन? सभी बता देंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलो ये आपने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनईपी 20 में जो हमें फाउंडेशन स्टेज दी गई है, इसके तहत ही प्री प्राइमरी सेक्शन आता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। पेपर में आप लोगों को एनईपी 20 में जो हम लोगों को 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट दिया गया है, वहां से भी प्रश्न बना करके दिया जा सकता है। और यह भी जान लीजिए कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लेवल पर कौन से पॉइंट हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन कब से लेके कब तक होती है? तो ये होती है मेरे प्यारे साथियों शुरुआती 6 साल, और शुरुआती 6 साल में भी 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक का मेन रहता है। यहां पर जो प्रमुख घटक होते हैं वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे फोकस होता है, बच्चों की एजुकेशन पे फोकस होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस होता है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस होता है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं? बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना और उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। यहाँ पर इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है कि इस स्टेज का, इस टाइम पीरियड का अगर हम लोग देख करके चलें तो फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड रिड्यूस इन इक्वलिटी, असमानता को कम करना। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं इसकी पहुंच को लेकर के, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के, प्रशिक्षित ट्रेंड टीचर एजुकेटर जो इस फील्ड में चाहिए उनको लेकर के, और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है कि जिस स्तर का होना चाहिए। ये सब चुनौतियां हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। अब आप ये बताओ, इतना शानदार माइंड मैप बना करके क्या कोई आपको समझाता है? कभी नर्सरी टीचर वालों से पूछ रहा हूं, कोई नहीं समझाएगा बेटा। इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, आप लोगों के लिए। जो ये मैं क्लास लेकर आता हूं ना, इस क्लास को तैयार करने में बहुत मेहनत है। और जितनी मेहनत मैं नर्सरी वालों के लिए कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो सभी नर्सरी वालों, आपसे रिवर्ट में सिर्फ इतना चाहिए कि माँ बाप के सामने इस तरह से जाकर के खड़ा होना है कि माँ पापा मैं सिलेक्ट हो गया हूं, आपकी बेटी की नौकरी लग गई है, नर्सरी टीचर बन गई हूं मैं, इतना चाहता हूं बस ये कर देना। ये कर दिया ना तुमने, मैं अपनी मेहनत को सफल मान लूंगा। बहुत सारे हमारे साथी होते हैं, वो कई बार कहते हैं कि आप जो इन DSSB वालों के लिए, नर्सरी वालों के लिए इतनी मेहनत करते हो, पेपर होने के बाद में, इनके सिलेक्शन होने के बाद में ये कहाँ आपको याद रखेंगे? तो मैं एक ही बात कहता हूँ, अरे हमें कोई याद रखे या ना रखे, हम तो इन्हें हर दिन याद रखते हैं। हमारी तो एक जिम्मेदारी है इनके लिए, जो हमने समझ रखी है बस। तो बस सिलेक्शन ले लेना। चंडीगढ़ का जो आपका पेपर हुआ था, उस एग्जाम का परिणाम जारी हुआ, क्या स्कोर किया है आपने जो पेपर देकर आए थे? बता दीजिए। एनटीटी का और जेबीटी का दोनों का जारी हो गया है। मैंने टेलीग्राम पर भी जारी PDF को शेयर कर दिया है। बताइए जल्दी से। देखे आया था कोई यहां पर? चलिए, प्रश्न नंबर 5, ECD। ध्यान से देखें, क्वेस्ट ECD इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट स्टैंड्स फॉर, और ध्यान रखना
इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जहां पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट आ जाए तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए बात नहीं हो रही। जैसे माइक्रो टीचिंग है, वो 45 मिनट का भी होता है, लेकिन पेपर में प्रश्न दिया जाता है कि भारतीय प्रतिमान के अनुसार राइट आंसर बनता है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ऑलराइट, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के आयु समूह, प्रमुख क्षेत्र, महत्व, उद्देश्य, चुनौतियां सब वैसे ही हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, सेम है। ईसीसी कार्यक्रम के पहले 3 वर्ष किस पर केंद्रित हैं? शुरुआती 3 वर्ष किस पर केंद्रित होते हैं बताइए। पहले 3 वर्षों में ईसीसी कार्यक्रम के तहत हमारा फोकस न्यूट्रिशन पे होता है। शाबाश निशु, एकदम सही जवाब दिया। प्रिया आपने भी। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पे आता है, वो हमसे कहता है 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी आरटीई अधिनियम डैश के तहत ईसीसीई को संबोधित करता है। किसके तहत करता है? आया आरटीई भले 2009 में था, लेकिन लागू जब वो हुआ तब 1 अप्रैल 2010 का समय था। धारा नंबर 11, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। और ये याद भी रख लीजिएगा, सेक्शन 11 ऑफ द आरटीई एक्ट मेक्स ए प्रोविजन फॉर बीइंग एंगेज्ड विद प्री स्कूल एजुकेशन। इट स्टेट्स, यहां पर कंप्लीट आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है, पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेना इसे। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि ईसीसीई आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? और भारत में ध्यान रखना, महात्मा गांधी नहीं थे जी। हर जगह गांधी थोड़ी रहेंगे, हर जगह नेहरू थोड़ी रहेंगे। गांधी नेहरू को हर जगह मत सोच लेना। अंबेडकर जी भी यहां पर नहीं थे। अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर के, इस देश में भेदभाव को खत्म करने को लेकर के। गीजू भाई बढ़ेका और ताराबाई मोदक हैं। गीजू भाई बढ़ेका जो हैं, आप लोग ये देखिए कि एडवोकेट हुआ करते थे, गुजरात से आते हैं ये, और हाई कोर्ट में वकालत करने का काम करते थे। लेकिन जब इनके अपने बच्चे हुए ना, तो इनका इतना जुड़ाव हो गया अपने बच्चों के साथ कि इन्होंने बच्चों के लिए ही काम करने का सोचना शुरू कर दिया। मूछली माँ भी इनको कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आमरीन यहाँ पर। और इन्होंने वकालत का काम छोड़ दिया और अपना जीवन खपा दिया छोटे बच्चों के लिए काम करने को लेकर के। और पूरी दुनिया में ये जाने जाते हैं बच्चों के लिए ही काम करने को लेकर के। बच्चे इनके साथ बड़े खुश होते थे। पेपर में पूछा जाएगा बाल मंदिर का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, तो बाल मंदिर का कॉन्सेप्ट गीजू भाई बढ़ेका से जुड़ा हुआ है। और इनकी एक ऐसी सोच थी कि इस तरह के स्कूल होने चाहिए जहां पर कोई डर ना हो, भय ना हो, बच्चे खुशी के साथ में आते जाते हों। और इसी तरह का स्कूल इन्होंने अपनी ओर से बनाने का प्रयास किया बाल मंदिर के रूप में। ठीक है, गीजू भाई बढ़ेका ये चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन, होलिस्टिक अप्रोच की बातें किया करते थे। बच्चों पर अच्छा प्रभाव हो ऐसी नीतियां बनाने पर इन्होंने फोकस करने की बातें कही थी। ताराबाई मोदक जो है वो इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स पर, रूरल एजुकेशन पर, एजुकेटर्स की ट्रेनिंग पर। और जब हम लोग मुख्य योगदान इनका देखते हैं, दोनों का विरासत देखते हैं दोनों का, तो वो शिक्षकों के लिए काम करने को लेकर के, ईसीसी को काम करने को लेकर के, कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करने पर रहा। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर जो है उसको देखो, वो कह रहा है कि 1912 में जर्मन शब्द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के संबंध में आईक्यू शब्द किस मनोवैज्ञानिक द्वारा गढ़ा गया था? तो जब आप अपना एनटीटी का पेपर देने के लिए जाते हो तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बुद्धि वाले टॉपिक से थोड़े ना पूछेगा, और वो पढ़कर नहीं जाते। मैंने पेड बैच में बुद्धि वाला टॉपिक पढ़ाया हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा है पढ़ लेना, उसको पूछता है पेपर में। और उसने 1912 का जिक्र भी किया है, स्टर्न। और अगर आपसे ये पूछ ले कि आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया है,
तो आप किसका नाम लेंगे, बताओ जल्दी से। ये फॉर्मूला है MA/CA/100। मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु, और गुणा में 100। सपना खट्टा कह रही है सर हेल्प मी, बताइए बेटा क्या हेल्प करनी है। ये विलियम स्टर्न साहब हैं, जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। और देखो ये आ गया ना फॉर्मूला, किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। बिल्कुल सही बात है, बिने ने नहीं दिया था। मुर्गे ना बना दूं तुम लोगों को मैं यहां। कहां बैठे हो अभी, बेड पे हो, उस बेड के ऊपर ही मुर्गे बन जाओ, नहीं तो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। हाँ सच में, चेयर पे हो तो चेयर पे खड़ी हो जा और हाथ ऊपर कर ले। पेपर इनका नजदीक है और अभी तक बिल्कुल बेसिक जो बातें इनके पेपर में आज से पहले पूछ ली गई हैं उनको ये नहीं देख रहे ध्यान से, और फिर ये कहेंगे सर अगली वैकेंसी कब आएगी, 2 नंबर से रह गई मैं, है ना। फिर पूरा खुल करके इनसे बोला तक नहीं जाएगा, इनकी मानो शरीर की सारी जान खत्म हो जाएगी जब रिजल्ट देखेंगे। पूछा जा रहा है टर्मन के बारे में, बता रहे हैं बिने के बारे में। चलिए यहां पर बात हो रही है, किसने कहा है कि नाटक में पूर्वाभ्यास की प्रमुख भूमिका होती है। आप लोग तो लगातार पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को तो एक अंदाजा हो चुका है कि अपना पढ़ाने का ढंग कैसा है। तो एक बार एक बच्चा नया नया आया होगा, उसने शुरुआती कुछ 2-3 क्लासेस ली, तो वो उसने कमेंट किए थे एक बार, और टेलीग्राम पर उसने ढूंढकर मुझे मुझे मैसेज भी किए थे कि सर आप ये किस तरह से पढ़ाते हो, डांट देते हो। और मुझे नहीं पता था वो बच्चा नया है, मैंने उसी का नाम लेकर के एग्जाम्पल बना दिया था, और एग्जाम्पल थोड़ा ऐसा था कि उस बच्चे को बुरा लग गया। फिर तो उसने कहा सर आप मेरे ही नाम पे एग्जाम्पल ले लेते हो। तो नया था और कुछ 5-7 क्लासेस ली तो सेट हो गया कि इस मास्टर का पढ़ाने का तरीका है ये। तो यहाँ पर भी अगर कोई नई नवेली लाली बैठी हो तो बेटा ये अपना तरीका है पढ़ाने का, कहीं शिकायतों का अंबार लगा दो, यहाँ डांट भी लगा दी जाएगी पढ़ोगे नहीं तो। नाटक में पूर्वाभ्यास की प्रमुख भूमिका होती है, जी बिल्कुल होती है। जब आप में और हम नाटक किया करते तो हम सभी को याद है कि हम रिहर्सल वगैरह सब किया करते थे, बहुत प्रैक्टिस किया करते थे। राइट आंसर हमारा होगा, ये जिन साहब से संबंधित कॉन्सेप्ट है वो ब्रूनर है। ब्रूनर की थ्योरी अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पे आए उससे पहले जान लीजिए, जेरोम ब्रूनर साहब के द्वारा बताया गया ल्यूडिक लर्निंग का कॉन्सेप्ट, ये शायद आप लोगों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा। हाँ वर्षा बेटा स्वागत है, बड़ी देरी से आए हो। खेल का महत्व, जिसके माध्यम से वो कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का होता है। ऑलराइट, आकर्षक वातावरण बच्चे को मिलता है तो उन गतिविधियों को करके खुश रहता है। बच्चे इसके माध्यम से एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन टाइप एक्टिविटीज को करने के प्रति प्रेरित होते हैं। कि कॉन्सेप्ट, प्रमुख अवधारणाएं इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट से क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल प्रैक्टिस पर ये काम करती हैं। सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा दिया जाता है इनके माध्यम से, बच्चे कम्युनिकेट बेहतर तरीके से कर पाते हैं, कोऑपरेटिव बन पाते हैं, और संघर्ष जो जीवन में चलता है उनके समाधान को खोजने के लिए तैयार हो पाते हैं। लाभ क्या है, रियल लाइफ स्किल्स को बच्चे यहाँ पर अपना इम्प्रूव कर पाते हैं।
ओवरकमिंग चैलेंजेस, जीवन में आने वाली चुनौतियों से कैसे पार पाना है, इसको सीख और समझ पाते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमसे कहता है प्रीनेटल स्टेज इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गोल्डन ट्राइमेस्टर। आपको याद होगा गीत बेटा क्या पूछा है ये बताइए। सर आपसे पूछा है कई बार, आपने बताया नहीं सर, प्लीज हेल्प। वो पूरी बात लिखो जो पूछ रहे हो। यहाँ पर हमारी जो भी ऐसी साथी हैं जो माँ बन चुकी हैं वो तो जानती होंगी इसका आंसर हमारा क्या होगा। और जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था वैकेंसी आने के बाद में, तो मैंने प्री नेटल से रिलेटेड आप लोगों की 2 क्लासेस ले रखी हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल में करवाया था, मंथ वाइज करवा रखा है मैंने, अगर आप लोगों को याद होगा तो। प्री नेटल वाला सेक्शन पूरा, पेड कोर्स की वैलिडिटी चली गई है बेटा, आपने जितने दिन का लिया होगा कोर्स गीत उस हिसाब से रहा होगा। जो बच्चा जितने दिन का लेता है वो उस हिसाब से रहता है। तो ये टेक्स्ट बुक से आप लोग एक बार बात करके देख लेना। जो हमारा बेटा सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है ना, उसे हम लोग गोल्डन पीरियड मानते हैं। 9 मंथ 10 डेज का टोटल टाइम होता है। इसमें ना जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, ये सेंसिटिव पीरियड होता है। यहां पर सही मायनों में प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा रहती हैं, लेकिन जो सेकंड ट्राइमेस्टर आएगा यहां पर एक स्टेबिलिटी सी रहती है, यहां ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ये पूरा मैंने पढ़ाया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, सब चीजें कहोगे तो एक बार फिर से पढ़ा देंगे। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पे आए उससे पहले जान लीजिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रीनेटल स्टेज, रिड्यूस्ड फिजिकल डिस्कम्फर्ट, इंक्रीज्ड एनर्जी एंड वेलबींग, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ मिसकैरेज और बेबी मूवमेंट्स यहां पर धीरे धीरे हम लोगों को फील होनी शुरू हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिभाशाली का लक्षण नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चा कौन होता है जिसका IQ 140 या उससे ज्यादा होता है, पहली बात तो ये है। और नहीं वाले पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, नहीं है, क्यूरियस होता है, क्रिएटिव आइडियाज पर काम करता है, कुछ लड़ाई झगड़े में फोकस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। जिज्ञासु भी होगा, बच्चे के अंदर कुछ नए आइडियाज, कुछ नया करने जो उपयोगी भी हो, इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न होती है, बच्चा क्यूरियस है, जानने सीखने की इच्छा रखता है, नई चीजों पर काम करना चाहता है, नोवल आइडियाज लेकर के आता है। ऐसा नहीं होता है क्रिएटिव बच्चा क्रिएटिव आइडियाज लेकर आने वाला कि दूसरे लोगों की कॉपी कर ले। आजकल होता क्या है, सुबह सुबह उठेंगे, सुबह उठ करके कॉपी करेंगे चीजों को और 50 लोगों के पास भेज देंगे। आज के अच्छे विचार, वो आज के अच्छे विचार भेजने वाले लोग जो होते हैं वो उनके अपने खुद के व्यवहार में कभी नहीं आ पाते। आज का समाज कैसा हो गया है, अपने आप पूरा दिन सिगरेट के धुएं में उड़ते रहेंगे और दूसरों को नसीहत देते फिरेंगे कि बीड़ी तंबाकू गुटखा सिगरेट हुक्का इनसे दूर रहना चाहिए, है ना। यही तो है, लोगों ने एक ऐसी परत अपने ऊपर ओढ़ रखी है कि अगर उसको हटाकर देखा जाए ना तो हैरान रह जाएं कि अरे ये है इसका असल रूप। हाँ, फिर बातें कैसे आती हैं कि अपने व्यक्तिगत जीवन में वो कैसा भी हो, दूसरों को तो गलत सीख नहीं देता। हाँ? आप दूसरों को गलत सीख नहीं देते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आप खुद से बोलकर कहते हैं कम से कम उसको तो थोड़ा अप्लाई कर लो। ये कौन सी अच्छी बात है कि सारी गलत हरकतें खुद में भर लो और फिर दूसरों को सिखाओ। नोवेलिटी इन एक्सप्रेशन। आगे बढ़ते हैं, बात होती है ZPD की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
जहां तक का कार्य आप में खुद से कर लेते हैं जिस स्तर का, वो होता है एक्चुअल डेवलपमेंट। जहां तक का कार्य हम सहायता मिलने के बाद कर पाते हैं वो पॉइंट होता है पोटेंशियल डेवलपमेंट। एडी और पीडी के बीच का क्षेत्र होता है जेड-पीडी। क्लियर है? और यहीं पर हेल्प की जाती है। हेल्प करने को स्कैफोल्डिंग, ढांचा पाड़, मचान कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट जिसने दिया वो होते हैं वाइगॉत्स्की। अच्छा, बंडूरा की थ्योरी का नाम बता दो अब जल्दी से, और इसका एक्सपेरिमेंट किस पे था? कोहलर की थ्योरी का नाम और इसका एक्सपेरिमेंट किस पे था? हल की थ्योरी का नाम। जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो देना पड़ेगा। यह है पूरा का पूरा जेड पीढ़ी का कॉन्सेप्ट, कई बार आपको बताया है। यह होता है जहां तक का कार्य बच्चा खुद से कर ले, यह होता है जहां तक का कार्य सहायता मिलने के बाद कर पाए, और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये, इसे हम जेड पीडी कहते हैं। यहीं पर स्कैफोल्डिंग देनी होती है। और इसके बाद का जो ये क्षेत्र है ना, यहां पर हेल्प मिलने के बाद भी बच्चा काम नहीं कर पाता। कहते हैं ना, थिंग्स द लर्नर कैन नॉट डू। कौन सी आदत, कौन सी आदत बाल्यावस्था में सबसे अधिक पाई जाती है? बताएं। अरे एक लॉरेंस कोलबर्ग की तो इमोशनल डेवलपमेंट, उसका तो यहां कोई जिक्र ही नहीं था। जो पूछी थी वो बताएं। बाल्यावस्था में 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष होती है बाल्यावस्था। आंसर क्या बनेगा? मिमिकिंग, अनुकरण बच्चा यहां पर काफी करता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ें। आपके बचपन की यादें आई होंगी ये फोटो देखने के बाद में आपको। हाँ सर, ऐसे ही किया करते थे सर, मैं तो आज भी करती हूँ ऐसे। हाँ। बचपना थोड़ा रहना चाहिए जिंदगी में। बचपना है व्यवहार में तो जिंदगी को हंसते खेलते जिया जा सकता है। ठीक है? तो अपने अंदर अपने बचपन को बसा कर रखें और उसे जीते रहें। प्रश्न 15 हमसे क्या कहता है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के डैश चरणों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने 4 बताए हैं आप लोगों को। क्या सही बात है? पक्का? चलो, सबसे पहले क्या आता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और 11 वर्ष से लेके उसके बाद का समय फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये होती हैं। प्रश्न नंबर 16 हमसे कहता है, जॉन लॉक के अनुसार, जॉन लॉक साहब ने एक ब्लैंक स्लेट का कॉन्सेप्ट दिया था, पेपर में पूछा जा सकता है, याद रखना। ब्लैंक स्लेट और तबुला रासा। चलिए आगे बढ़ें। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आमरीन कह रही है सर, आसपास के लोगों को दिक्कत होती है बचपन से। लोगों को तो असल दिक्कत तब होगी जब तुम्हारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, और उससे ज्यादा दिक्कत तब होगी जब अगले महीने पता चलेगा कि तुम्हारे अकाउंट में सैलरी भी आ गई है। ये क्या दिक्कत है? दिक्कत तो आगे चल के होगी लोगों को। ये जो अभी तुम्हारे सामने है ना, उल्टा सीधा बोलते फिरते हैं, ये बाद में मुंह छुपा छुपा करके रोया करेंगे। इसका सिलेक्शन कैसे हो गया? फूंक दो ऐसे लोगों को, जलने दो, लो सिलेक्शन। ये है जॉन लॉक साहब, इंग्लैंड के थे। तबुला रासा का कॉन्सेप्ट और ब्लैंक स्लेट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, और कहते थे एनवायरमेंट डिटरमाइंस इफ पीपल आर गुड और बैड। प्रश्न नंबर 17 आपसे कहता है क्रोनो सिस्टम के बारे में। क्रोनो सिस्टम तो हम सबने पढ़ा ही था, पेपर में आपसे पूछा जाएगा। यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर की थ्योरी है इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। ये है ब्रॉनफेन ब्रेनर का इकोलॉजिकल सिस्टम, और इसमें क्रोनो सिस्टम ये आता है सबसे ऊपर, 5वां लेवल। चेंजेस ओवर टाइम जो आप लोगों के रहते हैं। प्रश्न नंबर 18 कहता है, बच्चे साधारणतः डैश और डैश चरणों के दौरान
अहम केंद्रित होते हैं। एकदम सही बात है, जीवन के शुरुआती समय में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये दिया किसने है? जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर और 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशन, ये जीन पियाजे की थ्योरी में दिया गया है। इंद्रियों से विचार, थिंकिंग विद सेंसेस, सेंसरी मोटर में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये रहा सेंसरी मोटर, यहां पर होता है। पियाजे से ये प्रश्न आपको दिया गया था, कौन सा कथन सत्य है बताओ। आंसर बनेगा डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से पैर तक हमारा डेवलपमेंट चलता है। एक सिफेलोकोडल होता है, दूसरा प्रोक्सीमोडिस्टल, प्रोक्सीमोडिस्टल मिड लाइन टू एक्सट्रीमिटीज हमारा होता है। कैसी लगी क्लास, समझ में आया कुछ? ऐसी ही क्लासेस होती रहनी चाहिए ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी प्यारे साथियों से मुलाकात करेंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें। टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कर लेना, कल रात 9 बजे आते हैं। ओके, टेक केयर, खुश रहो।